बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, लेटेस्ट अपडेट्स हैं और ख़बरें अच्छी नहीं हैं, ना गिलगित बल्तिस्तान से, ना आज़ाद कश्मीर से, ना पाकिस्तान की हुकूमत के लिए अच्छी हैं, ना पाकिस्तान की रियासत के लिए अच्छी हैं। और पाकिस्तानी तो सफ़र कर रहे हैं, वो बड़े लंबे अरसे से कर रहे हैं। पाकिस्तान में लगभग 70 सालों से एक खेल खेला जा रहा है गद्दारी का। गद्दार करार दे देते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो भी उनके खिलाफ होता है। यानी इस मुल्क में बलोचों को गद्दार करार दिया गया, पश्तूनों को गद्दार करार दिया गया, महाजरों को गद्दार करार दिया गया, और अब जो है वो जो कश्मीरी हैं उनको भी गद्दार करार दिया जा रहा है। ये जो अवामी एक्शन कमेटी है कश्मीर की, इसके बारे में बाकायदा खबरें लगवाई गई पाकिस्तान के मीडिया पे, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो इन खबरों को प्रमोट कर रहे हैं। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भारतीय एजेंट हैं और ये गद्दार लोग हैं और ये भारत के साथ मिलकर खेल रहे हैं और भारत का हाथ है इस सारी चीज़ के पीछे। यानी अवामी एक्शन कमेटी जो है वो कश्मीरी अवाम के मुतालबात हैं, वहाँ के आम लोग हैं। उनमें से किसी एक ने भी ये मुतालबा नहीं किया कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। उनमें से किसी एक ने भी कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, या पाकिस्तानियत के खिलाफ हो, या रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हो, या कश्मीरी होने के खिलाफ हो। उनके तमाम मुतालबात अपने लोगों के हकूक़ के हवाले से हैं। वो अपने लोगों के सियासी आइनी हुकूक मांग रहे हैं, बुनियादी हुकूक मांग रहे हैं। तो ये मांगने में भारत का एजेंट होना कहाँ से आ जाता है? यानी पाकिस्तान में जो भी एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ जाता है उसे एजेंट करार दिया जाता है। यानी हसास तरीन इलाका है पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर। वैसे वो एक अलग टेरिटरी है आइन के मुताबिक, तो अब वहाँ के लोगों को भी भारतीय एजेंट बना डाला और गवाही के तौर पे पेश किया गया मेजर रिटायर गौरव आर्या का एक क्लिप। तो देखें, गौरव आर्या एक इंडियन रिटायर मेजर हैं, वो वहाँ पे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा वो एक दिफाई तज्जियाकार भी हैं। वो अपना उनका एक नुक्ता नज़र है, उससे इख्तलाफ रहता है पाकिस्तानियों को अक्सर, और हम इख्तलाफ करते भी रहते हैं। लेकिन मेजर गौरव आर्या के क्लिप को उठा के उसकी बुनियाद बना के आप मीडिया पे ये खबरें चला रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो अवामी तहरीक है जो अभी खड़ी हो गई है हुकूमत के सामने, और माजी में हमने देखा कि उन्होंने बार बार एहतजाज भी किया, उनकी जानें भी गई, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मुतालबात पे डटे हुए, उसको इंडिया के साथ जोड़ा जा रहा है। जो भी चीज़ भारत के अंदर नापसंद की जाती है वो पाकिस्तान के साथ जोड़ देते हैं, चाहे पाकिस्तान का उसमें कोई रोल ना हो। और जो चीज़ पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट नापसंद करती है उसको उठा के भारत के साथ जोड़ देती है। यानी गद्दार देने का ना एक खेल पाकिस्तान में चल रहा है बदकिस्मती से। इसी तरह आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाया बंगालियों के ऊपर कि बांग्लादेश के लोग जो हैं वो गद्दार हैं, उन्हें गद्दार करार दिया गया, उन्हें करार दिया गया कि वो इंडिया के साथ मिल गए हैं, और फिर हमने देखा कि मुल्क ही टूट गया। यानी इस खेल का कभी भी अच्छा अंजाम नहीं होता। जब आप नफरत फैलाते हैं तो ऐसा ही होता है। हमें बड़े लंबे अरसे तक बताया गया कि आसमा जहांगीर वो एक गद्दार है, और बहुत सारे लोगों के नाम लिए गए, पता चला वो गद्दार है। और पाकिस्तानी जो है वो बिलीव भी कर लेते थे ऐसी बातों पे, लेकिन जो लोग भी बिलीव करते थे आज वो सारे ही गद्दार हैं। यानी ये गद्दारी का खेल पाकिस्तान में अब नहीं हो रहा। फातिमा जिन्ना भी गद्दार थी। अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिंदा रहते तो उनको भी गद्दार डिक्लेयर किया जाता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो भी एक गद्दार था, बेनज़ीर भुट्टो वो भी एक गद्दार थी, नवाज शरीफ भी अपने दौर में एक गद्दार रहा, आजकल इमरान खान गद्दार है, अब कश्मीरी गद्दार है। पाकिस्तान में सभी गद्दार हैं। अगर कोई गद्दार नहीं है तो वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जिसे आप कभी गद्दार करार नहीं दे सकते, क्योंकि वो ये फैसला करते हैं कि किसको गद्दार कहना है किसको नहीं कहना। लेकिन अवाम की नज़र के अंदर चीज़ें अब बहुत मुख्तलिफ हो चुकी हैं। यानी हम अगर पाकिस्तान के अंदर आवाज़ उठाते हैं ना, यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए अकाउंट है, वो हमें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर गद्दार कहते हैं, मुल्क दुश्मन कहते हैं। वो कहते हैं जी कि हम भारत के साथ मिले हुए हैं। हमारा क्या ताल्लुक है इस चीज़ के साथ? यानी पाकिस्तान में कोई भी इंसाफ की, कानून की बात करे, आज़ादी इज़हार राय की बात करे, जमहूरियत की बात करे, इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाए तो वो गद्दार हो जाता है। मारंग बलोच भी गद्दार करार दे दी गई, ईमान मज़ारी भी गद्दार करार दे दी गई, इमरान खान को आज गद्दार करार दे दिया। माजी में नवाज शरीफ गद्दार था, उससे पहले बेनज़ीर, आसिफ अली जरदारी ये भी गद्दार थे। हर एक शख्स को कभी ना कभी गद्दार, एएनपी गद्दार रही है बड़ा लंबा अरसा, फजलुर रहमान को भी गद्दार रखा गया पाकिस्तान में।
तो इन सारे गद्दारों को एक दिन सर जोड़ के बैठना चाहिए और यह सिलसिला बंद करना चाहिए। आज राणा सनाउल्लाह साहब, या मैं राणा सनाउल्लाह का नाम इसलिए ले रहा हूं कि मैंने उनका एक क्लिप देखा थोड़ी देर पहले, ये सारे लोग आज इंजॉय कर रहे हैं, तो ये बात अपने जहन में रखें कि कल को इनको गद्दार बना दिया जाएगा। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इंजॉय कर रहे थे, इक्तदार में थे, उनके वहमो गुमान में नहीं था कि उनको कल को गद्दार बना दिया जाएगा। देखें, आज तहरीक इंसाफ के लोगों को गद्दार बना दिया गया। तो आज अगर पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एएनपी, एमक्यूएम के दिमाग में यह बात है कि उन्हें गद्दार नहीं बनाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। फ्यूचर में वो भी गद्दार बन जाएंगे। जो सहाफी आज एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खबरें दे रहे हैं, देखिए खबरें देना तो सहाफी का हक है, वो दें, लेकिन जो उनके साथ मिलकर खेल खेल रहे हैं, मैं उनकी बात करता हूं। जो उनके हाथों में खेल रहे हैं, उनको यह बात समझनी चाहिए कि गद्दार आपको भी बना दिया जाएगा। इस मुल्क में जब जब एस्टेब्लिशमेंट का मूड बदलेगा, वो गद्दारों को बदल देगी। एस्टेब्लिशमेंट डिवाइड एंड रूल करती है और इसी तरह उन्होंने ये चलाना, और तकलीफ होती है इस बात की। क्या पाकिस्तान इसलिए आज़ाद करवाया था कि हम सारे पाकिस्तान में गद्दार ही हो जाएं? बलोच भी गद्दार हैं, पश्तून भी गद्दार हैं, बंगाली भी गद्दार थे, अभी पंजाबी भी गद्दार होते चले जा रहे हैं, अब कश्मीरी भी गद्दार हैं, मुहाजिर भी गद्दार हैं। वो पाकिस्तान में मुहिब्बे वतन कौन है? गद्दारों का लंडा बाजार लगा दिया पाकिस्तान में। और अब देखें, ये कश्मीरियों के ऊपर इस तरह किया जा रहा है। कश्मीर में इजाफी नफरी तलब कर दी गई है नादरीन, और ये 2 खबरें आई हैं मुझे वहां से। अब दोनों तरफ से तैयारियां हो रही हैं। एक तरफ जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी है, उन्होंने ऐलान कर दिया और पब्लिक को कह दिया कि अगर अब आप खड़े नहीं होंगे ना, तो फिर आपको खड़े होने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये फाइनल राउंड आ रहा है और आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। उनके हक के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, कोई उनके हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। उन्हें अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये पाकिस्तान की पूरी आवाम के लिए ये मैसेज है। चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, आपके हक के लिए आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। आपको अपने हक के लिए आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अभी कश्मीरी जो है वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है उसने कुछ ऐलानात किए हैं। एक तो ये इजाफी नफरी आज़ाद कश्मीर में मंगवाई जा रही है, और चीफ सेक्रेटरी दाखिला और आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर मुजफ्फराबाद, यहाँ से जनाब ये मुरासला जारी होता है। और मामला ये है कि मौरखा 9 जून 2026 को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से दी गई एहतजाजी कॉल लॉन्ग मार्च से पैदा होने वाली सूरत हाल से मुअस्सर तरीके से निपटने के लिए आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में दस्तयाब नफरी के अलावा बैरूनी आज़ाद कश्मीर से सिविल और आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ बुलाया जाए, ताकि जनाब ये इनको निपटा जा सके। अब साथ वो कह रहे हैं जी कि 40% नफरी असला और एमुनिशन से लेस हो, यानी इतना हथियार वो मंगा रहे हैं। एमुनिशन साथ उनके होना चाहिए, असला साथ उनके होना चाहिए। 60% नफरी के पास एंटी राइट्स इक्विपमेंट होना चाहिए, टीयर गैस शेल्स वगैरह होने चाहिए। यानी 60% लोग डंडा सोटा लेकर आए, टीयर गैस के शेल्स लेकर आए और एंटी राइट्स का सारा सामान लेकर आए तैयारी करके। जबकि बाकी जो 40% हैं वो अपना असला और एमुनिशन से पूरे लेस होकर आए। ये क्या करने जा रहे हैं? कोई जंग लड़ने जा रहे हैं। और बंदे जो हैं वो 14,000 इजाफी नफरी बुलाई गई है आज़ाद कश्मीर में। इसमें एफसी के 6,000 हैं, रेंजर्स के 5,000 हैं, इस्लामाबाद पुलिस के 2,000 हैं, सिंध पुलिस के 1,000 हैं। पंजाब पुलिस को अभी नहीं बुलाया गया क्योंकि पंजाब पुलिस जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चोरी करने के लिए गई है। वो वहाँ जब इलेक्शन चोरी कर लेंगे और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी आज़ाद कश्मीर में, तो इस तरफ भी पंजाब पुलिस की नफरी भिजवाई जाएगी। और मुमकिन है कि बाद में कहीं और से कोई और बंदे भी बुला लिए जाएँ। बहरहाल हुकूमत के पास एक महदूद तादाद में लोग ऐसे मौजूद रहते हैं जिन्हें वो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है, या असला, बारूद, या ये आप कहते हैं इसको आंसू गैस की शेलिंग और ये चीज़ें। हुकूमत जब से ये आसिम मुनीर साहब आए ना, तब से लेकर अब तक जितनी शेलिंग पाकिस्तानियों पे हुई है ना तारीख में, कभी ऐसे शेलिंग नहीं हुई थी। वैसे जनरल बाजवा ने भी कमाल ही कर दिया था। शेलिंग तो हमेशा से ही पाकिस्तानियों पे होती रही है, लेकिन इस दौर में बड़ी कमाल शेलिंग की गई है आम शहरियों के ऊपर, और बहुत लोगों के घरों तक असरात इसके गए। हमने ये देखा और बार बार कवर भी किया है। ख़ासतौर पर जमान पार्क में जो हुआ था वो बड़ा खौफनाक था। अब नाजरीन ने एक और इसके अंदर खबर है, और ख़बर यह है कि हुकूमत ने सयाहों को यह कह दिया है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने, कि आप यहाँ से निकल जाएं। एक तो नफरी तलब कर दी, दूसरा सयाहों को कह दिया कि आप आज़ाद कश्मीर को छोड़ें और आप यहाँ से निकलें और आज़ाद कश्मीर जाने और वहाँ का एहतजाज जाने और वहाँ की
सिक्योरिटी फोर्सेज जाने। तो ऐसा लगता है कि हुकूमत ने यह फैसला कर लिया कि लड़ाई के जरिए से 9 जून को शुरू होने वाले एहतजाज को ये कंट्रोल करने जाएंगे। देखें, होश के नाखून लेने चाहिए। कश्मीर एक हसास इलाका है। आप कश्मीरियों को भारतीय एजेंट या गद्दार करार दे के उनके ऊपर हथियार नहीं उठा सकते। ये नामुनासिब बात है, पाकिस्तान की बदनामी होगी। बैन अवी सतह पे पाकिस्तान का जो मुकदमा है कश्मीर पे, वो मुकदमा कमज़ोर हो जाएगा। हमने कई दहाइयों तक बड़ा सब्र और बड़ी मेहनत की है, हमारी ये मेहनत ज़ाया ना करें। बतौर कश्मीरी मेरी आपसे ये अपील है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कि अगर कोई हुकूमत आपकी मंशा के खिलाफ भी बन जाती है तो बर्दाश्त कीजिए, पाकिस्तान की खातिर बर्दाश्त कीजिए, पाकिस्तान को जुड़ा रहने दीजिए। इस किस्म की हरकतों से पहले भी पाकिस्तान टूट गया था। अब जनाब, ये जो एक हुकूमत है आज़ाद कश्मीर की, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, आपको पता है, मैंने पहले बताया था आपको इस खबर के बारे में। अब ये खबर की तस्दीक हो रही है, जियो न्यूज़ ने भी इसको छाप दिया कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने मुहाजिरीन की नशिस्तों के मामले पर आईनी रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अकरम खान की सरबराही में फुल बेंच कल रेफरेंस की समाअत करेगा। आप अंदाजा करें कि आज खबर आती है, एक दिन पहले खबर आती है, आज समाअत हो जाएगी। यानी कल मैं ये खबर देता हूं कि जनाब ये फैसला हुआ और फौरी तौर पे रेफरेंस किया और फौरी तौर पे चीफ जस्टिस ने कहा मैं सुनने में बैठ गया हूं। आप समझ रहे हैं ना बात? एक आधे दिन के अंदर इन्होंने कोई फैसला भी ले लेना है, कोई ऑर्डर लेके कोशिश करनी है कि अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी का रास्ता रोका जाए और कोई आईनी जवाब बनाया जाए। लेकिन उधर भी तैयारियां पूरी हैं। वहां लोग जो है वो राशन इकट्ठा कर रहे हैं, लोग जो है तगड़े हो रहे हैं, उनकी फंडिंग हो रही है और फंडिंग वो आपस में करते हैं। कश्मीरी इतने गए गुजरे नहीं, वो बड़े तगड़े हैं, वो पूरी मईशत चलाते हैं और पाकिस्तान बहुत सारा पैसा भी वो भिजवाते हैं आज़ाद कश्मीर के शहरी। तो नाजरीन, वहाँ पे जो है वो बड़े पैमाने पे तैयारियां हो रही हैं, वो राशन इकट्ठा कर रहे हैं, वो अपनी टीमें बना रहे हैं, कैमरास के साथ हर चीज़ को फिल्माया जाएगा, हर तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को कैसे नाकाम बनाना है वो भी कर रहे हैं, वो अपने सिक्योरिटी के तमाम बंदोबस्त भी कर रहे हैं। तो वहाँ एक अजीबोगरीब सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की हठधर्मी की वजह से बनती चली जा रही है। नाजरीन, एक चीज़ मैं ना जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि नफरत का नतीजा चाहे देर से निकले चाहे जल्दी निकले, वो अच्छा नहीं निकलता। ताकत से दबाकर हमेशा लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। होश के नाखून लीजिए, जिद छोड़िए और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दीजिए। ये हर पाकिस्तानी का मुतालबा होना चाहिए। दूसरा नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन तो चल रहा है। अब इलेक्शन जैसा चल रहा है वो आप ही जानते हैं। अगर तो इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे अक्सरियत ले जाएगी। जितने भी सहाफ़ी वहां पे गए, जितने लोग गए, वो ऑफ द रिकॉर्ड सारे यही बताते हैं कि हम पे बहुत दबाव है। लेकिन इसके बावजूद हम आपको ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही गायब हैं, उन्हें वोट पड़ेंगे। लेकिन ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाता है तो तहरीक इंसाफ यहाँ पे हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ सकती है। अब आसिफा जरदारी को आजकल मैं कुछ वीडियोस देख रहा था और हमारे कुछ सहाफ़ी भी उन वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं, बड़े जज्बाती बयानात लिख रहे हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की शबीह नज़र आती है आसिफा जरदारी में। तो ये बेनज़ीर भुट्टो की तौहीन है। देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की एक बड़ी शानदार सियासी स्ट्रगल थी। उन्होंने एक तबाहशुदा पार्टी को दोबारा खड़ा किया था अपनी जहानत से और अपनी मेहनत से। और जबकि आसिफा को एक बनी बनाई पार्टी मिली है, इनके सर के ऊपर वालिद का हाथ भी है, भाई भी इनका है, पूरी पार्टी बनी बनाई मिली है। बेनज़ीर इंसाफ के लिए लड़ी थी, जबकि आसिफा ना इंसाफी के निज़ाम की पैदावार है। और ये एक सच्चाई है, इससे कोई भाग नहीं सकता। बेनज़ीर ने मैदान में मुकाबला किया था, निहत्ते होकर मुकाबला किया था और आवाम के बलबूते के ऊपर आई थी। जबकि आसिफा जरदारी ने कौमी असम्बली में आने के लिए तमाम उम्मीदवारों को मुश्किल में डाला। यानी मुकदमात दर्ज किए गए, बंदे गिरफ्तार किए गए, बंदे अगवा किए गए, बंदों को दबाया गया, जोर जबरदस्ती, धौंस और धांधली से बिला मुकाबला आसिफा जरदारी को इलेक्शन जितवा कर असम्बली में पहुंचाया गया। तो बेनज़ीर की एंट्री में और आसिफा की एंट्री में बहुत फ़र्क है। हाँ, थोड़ा सा ये एक्शन एक जैसा हो सकता है। वो बेनज़ीर की तरह एक्टिंग कर सकती हैं, बेनज़ीर की तरह बोलने की कोशिश कर सकती हैं, बेनज़ीर की तरह चल सकती हैं, लेकिन बेनज़ीर वाली स्ट्रगल अभी तक उन्होंने करके नहीं दिखाई। उन्होंने कोई ऐसी तकलीफ नहीं देखी जिन तकालीफ से बेनज़ीर भुट्टो गुजरी है। उन्होंने कोई ऐसी इंसाफ के लिए जद्दोजहद नहीं की, उन्होंने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई जो बेनज़ीर भुट्टो की एक खसूसियत थी। बेनज़ीर भुट्टो एक बहादुर रहनुमा थी और उन्होंने फ्रंट से आकर लीड किया था, जबकि आसिफा को सोने का चम्मच मिला। और जिस तरीके से उनके वालिद ने उनको लॉन्च किया, ये किसी भी सियासी शख्सियत की बदतरीन लॉन्चिंग हो सकती है कि बेईमानी और धौंस और धांधली से और मारकुट के ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को
लाकर बिठा दिया जाए, बाकी सबको मैदान से हटाकर। तो ये तो आसिफा और बेनज़ीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो लोग ये तबसरा करते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप ये तबसरा तो कर देते हैं, लेकिन इस तबसरे से आप बेनज़ीर भुट्टो की बहुत तौहीन कर देते हैं। बेनज़ीर की शहादत, उसके जज्बे और बेनज़ीर भुट्टो की जो सियासी जद्दोजहद है उसकी आप तौहीन कर देते हैं जब आप बिलावल को और आसिफा को लाकर उनके साथ मिलाते हैं। ये लोग तो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। यानी अच्छी तरह मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि पीपल्स पार्टी जो भुट्टों की पॉलिटिकल पार्टी थी, जरदारियों के ज़रिए से एस्टेब्लिशमेंट ने इस पॉलिटिकल पार्टी पे कब्जा कर लिया है, और यही कुल मिलाकर असली बात है। अब नाज़रीन, 28वीं आईनी तरमीम की तैयारियां हो रही हैं। इस पे अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने स्टेटमेंट भी दिया है कि 28वीं तरमीम बहुत बड़ी गलती होगी, पता नहीं हुक्मरान किस तरह मुल्क चलाना चाहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि 28वीं आईनी तरमीम की तैयारी हो रही है। आप 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम भूल जाएंगे जब आप 28वीं आईनी तरमीम को सुनेंगे। देखिए, इन्होंने जो हुकूमत बनाकर दी है ना, जिन लोगों को 17 सीटों वालों को उठा के इन्होंने मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया, फॉर्म 47 जारी करके पीपल्स पार्टी और PMLN को मुश्तरका तौर पे इक़्तिदार में ले आए, 2/3 अक्सरियत वाली जमात को बाहर कर दिया। तो अब जिन लोगों को लाया गया ना, उनको जो कहा जाता है ना एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो एग्जैक्टली वही करते हैं। जो उन्हें हुक्म आ जाता है, लिखा लिखाया, वो कर देते हैं। तो ये 28वीं आईनी तरमीम भी पास करवा देंगे, लेकिन आइन का मुकम्मल हुलिया बिगड़ जाएगा। बल्कि आइन का हुलिया तो बिगड़ गया है, अब तो उसके अंदर मफादात का इंदराज होना बाकी है कि बहुत सारे मफादात हैं। आप देखेंगे, आप 28वीं आईनी तरमीम में जो चीज़ें सुनने में आ रही हैं, जब ये सामने आएंगी ना, तो पाकिस्तानी कौम इसको मुद्दतों याद रखेगी कि पाकिस्तान के आइन के ऊपर सबसे बड़ा शब खून मारा गया था। नाज़रीन, मुल्क भर में बिजली की कीमत मजीद बढ़ा दी गई है और इसके अंदर कोई ₹1.25 का इजाफा कर दिया गया एक मरतबा फिर। यह हर चौथे दिन खबर आती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिजली की कीमत लगातार बढ़ती चली जा रही है। आम आदमी की जेब के ऊपर इसका बोझ पड़ता है। देखिए, बिजली की कीमत क्यों बढ़ाते हैं? ये बिजली का इस्तेमाल कम हो रहा है। पहले अगर सारा पाकिस्तान मिलकर अगर 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता था, तो अब वो नहीं करता, अब वो 60 या 70 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है। यानी पाकिस्तान ने अपने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया है। इंडस्ट्री भी बिजली कम इस्तेमाल कर रही है, सारिफीन घरेलू भी बिजली कम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो गई, लोग खरीदना ही नहीं चाहते। तो जब बिजली का इस्तेमाल कम हुआ है, तो इन्होंने तो इजाफी बिजली के कारखाने लगाए हुए हैं और उनको इन्होंने देनी है कैपेसिटी पेमेंट। जब कम बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आप कम बिल देंगे, इसीलिए ये क्या करते हैं कि बिल को बढ़ाने के लिए बिजली की कीमत में इजाफा कर देते हैं और उसके ऊपर फिक्स्ड किस्म के चार्जेस भी लगाते चले जा रहे हैं। ये सारा कुछ ये इसलिए कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आवाम से निकाल कर कैपेसिटी पेमेंट की मद में IPPs को दिया जा सके। IPPs जो इनके चहीते हैं, IPPs जो इनके अपने खानदान हैं, IPPs जो इनके अपने बच्चे हैं, IPPs जो इनके अपने रिश्तेदार या फ्रंटमैन हैं, उन IPPs की जेबें भरने के लिए आवाम की जेबों पर डाका डालना जरूरी है। अब अगर आवाम बिजली कम इस्तेमाल करेंगे तो IPPs को पैसा कहां से दिया जाएगा? इसी चक्कर में तो सोलर खत्म कर रहे हैं कि जनाब सोलर को हटाओ ताकि लोग बिजली हमारी इस्तेमाल करें और हमें बिल दें। अगर लोग सोलर लगाएंगे और मीटर हटा लेंगे तो फिर हम कहां से IPPs को इतना पैसा देंगे? तो पाकिस्तान के लिए पहले तो इन्होंने मुजरिमाना तौर पे जिस तरह के IPPs के मंसूबे ये लेकर आए, उन्होंने पाकिस्तान को डैमेज किया और अब ये लगातार कीमत बढ़ाने पे इसलिए मजबूर हैं कि कैपेसिटी पेमेंट इन्होंने अदा करनी है अपने चहीतों को, तो उसके लिए पाकिस्तानियों की जेबें काटनी पड़ेंगी। शेख रशीद का ना लोग उस वक्त मजाक उड़ाते थे नवाज शरीफ के दौर में। वो वाहिद आदमी था जिसने सबसे पहले रोला डाल दिया था कि ये जो मुआहदे होने जा रहे हैं ना IPPs के, याद रखना एक वक्त आएगा पाकिस्तानी कहेंगे मीटर उतार के ले जाओ, हमें बिजली नहीं चाहिए। ये शेख रशीद ने बात उस वक्त, आज से 10-12 साल पहले शेख रशीद ने यह बात की थी। मेरे अपने प्रोग्राम में उन्होंने ये बात की। मैंने बाद में पूछा शेख साहब से, मैंने कहा शेख साहब ये क्या आप कहते हैं? उन्होंने कहा लोग की मीटर उतार के ले जाएंगे, ये मुआहदे मैंने पढ़े हैं IPPs के, ये कैपेसिटी पेमेंट्स हम नहीं दे पाएंगे। इन्होंने डॉलरों में मुआहदे कर लिए हैं, डॉलर की कीमत नहीं रुकनी, ये ऊपर जानी है, हमारी कमर दूड़ी हो जाएगी, हम 1 यूनिट इस्तेमाल करेंगे 3-3, 4-4 यूनिट के पैसे देंगे। आज वही वक्त आ गया कि वफाकी वजीर तवानाई और बिजली इस बात की तस्दीक करता है कि हम 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं और 4 यूनिट के पैसे देते हैं। यानी अगर आपने 100 रुपया दिया है तो उसके बदले में आपको सिर्फ 25 रुपए की बिजली मिली है, बाकी 75 रुपए आपने उस मुआहदे के एवज दिए जो नवाज शरीफ ने IPPs के साथ किया उन्हें ऑब्लाइज करने के लिए। नाज़रीन, ये तो हालात है। बैनुल अक़वामी खबरें भी हैं मेरे पास, नेक्स्ट वीलॉग में बताता हूं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।